रिवीजन हो रहा है ना जी? रिवीजन कीजिए महाराज घर पे। सब सब्जेक्ट तो चलिए रहा है क्या? हाँ मेरा तो बचा हुआ है। मेरा भी चलेगा कल या परसों से। मेरा भी कल या परसों से चलेगा। हम तो बोलबे किए थे कि मंडे से, वही कल तो मंडे है ना जी, तो कल या परसों हम तो बोलिए रहे हैं। टाइमिंग मिल जाएगा। करंट भी होगा कल से करंट हो रहा है। कल से करंट पढ़ाएंगे। सूचना दे देंगे आप लोग को। है मैनेज कैसे होगा? पढ़िए, रिवीजन कीजिए, साथ साथ रिवीजन कीजिए, मैनेज हो जाएगा। वो कैसे मैनेज होगा? वो हमको क्या पता वो कैसे। चलिए, वीडियो नहीं चल रहा है जी? चल रहा होगा जी। कल से करंट स्टार्ट हो रहा है। कल से शाम में 5 बजे से करंट स्टार्ट हो रहा है, 5:30 बजे से। कल से शाम में 5:30 बजे से करंट स्टार्ट कर रहे हैं। कल से अरे वो सब दिमाग में मत लाइए कि एग्जाम डेट बढ़ सकता है। ये सब बात दिमाग में मत लाइए, ठीक है? एग्जाम होगा, हमको नहीं लगता है बढ़ेगा। होगा, एग्जाम होगा, ये निगेटिव बात मत कीजिए। 17 को ही एग्जाम होगा। केशव कुमार सारा वीडियो है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन वीडियो सारा है पॉलिटी का। ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन सारा वीडियो है पॉलिटी का। अब क्या कीजिएगा सर, इतना सारा एक साथ अनपच नहीं होगा। अब अनपच होगा फिर भी पचाना पड़ेगा, समझे? अब टाइम नहीं है तो क्लास तो एक्स्ट्रा लगाना ही ना पड़ेगा। कोई उपाय ही नहीं है दूसरा कोई रास्ता होता तो अपना लेते हैं। हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए शांत हो जाइए। अब गुरुजी लोग शांत होइए, आ जाइए। कहां तक बताए थे? 220। क्वेश्चन नंबर 221 से देखना है। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है? देखिए, सुनिएगा, समझिएगा। नदी को जोड़ने का काम जिस परियोजना के तहत हो रहा है उसे कहते हैं हम लोग अमृत क्रांति। अमृत क्रांति परियोजना के अंतर्गत जो है नदियों को जोड़ने का काम हो रहा है। प्रायद्वीपीय भारत की 2 नदियों को हाल ही में कुछ वर्ष पहले जोड़ा गया है। प्रायद्वीपीय भारत की जो 2 नदियों को कुछ वर्ष पहले जोड़ा गया है वह है आपको गोदावरी और कृष्णा। इन दोनों को 16 सितंबर 2015 को जोड़ने का कार्य संपन्न कर दिया गया। 16 सितंबर 2015, गोदावरी और कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? दिबांग,
कामेंग, लोहित, ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। दिमांग भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, कामेंग भी है, लोहित भी है। आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? हम आपको जब गंगा नदी तंत्र बता रहे थे तो वहां पर इस सब के विषय में जो है हम आपको बतलाए थे कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है, नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है, और एक कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार मिलती है। इसकी चर्चा हम आपको पहले भी विस्तार पूर्वक गंगा नदी तंत्र में कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी मिलती है देव प्रयाग में। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी, उपर्युक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? बराक। बराक की अगर हम बात करें तो बराक नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। बराक नदी मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम जैसे राज्यों में बहती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बराक नदी नहीं बहती है। बराक नदी जो है आपको बहती कहां कहां है? तो बराक नदी बहती है मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में, असम में। ये सभी भारतीय राज्य में बराक नदी बहती है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती है। तो बराक अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती है। लोहित बहती है अरुणाचल प्रदेश में। सुबनसिरी ये भी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। केवल 2 और 3। कथन ए, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। देखिए वैसी नदियां जो पश्चिमी घाट को काटते हुए अपना जल अरब सागर में गिराती है, वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, सही है। कारण वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। हाँ, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अर्थात कथन ए और कारण आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। आंसर हो जाएगा ए, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, जलप्रपात और नदी। दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में मांडवी नदी पर है। डुडुमा ओडिशा राज्य में मुचकुंड नदी पर है। गोकक कर्नाटक राज्य में घाटप्रभा नदी पर है। जोग शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में है। यानी आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3 यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश प्रद्वीपीय बड़ी नदियां पूरब की ओर बहती है। देखिए नर्मदा नदी की अगर आप बात करेंगे, प्रद्वीपीय भारत की नदियों की अगर आप बात करेंगे, मतलब दक्षिण भारत की नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, बाद बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूरब की ओर बहती है। तो नर्मदा जैसी नदियां जो पश्चिम की ओर बहती है, उसका कारण क्या है? उसका एक कारण तो यह है कि यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है। यही कारण है कि नर्मदा जैसी नदियां पश्चिम की ओर बहती है। मुख्य कारण यही है। दूसरा है, यह बिंद और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है। नर्मदा नदी एकदम से, हाँ, नर्मदा नदी बिंद और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है? नहीं, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर अगर होता तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती। भूमि का ढलान मध्य भारत से पूरब की ओर है। यही कारण है कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों होगा, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसमें जो केवल 1 है, इसमें और 2 जोड़ लीजिए, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? झील और अवस्थिति। लोनार झील मध्य प्रदेश? नहीं, गलत है।
लोनार झील है महाराष्ट्र में, लोनार झील महाराष्ट्र में है। नक्की, नक्की झील गुजरात में नहीं, नक्की झील राजस्थान में है, नक्की झील राजस्थान में है, राजस्थान में है। इसके बाद कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, सही है। पुलिकट झील केरल, नहीं, पुलिकट झील जो है आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है आपको पुलिकट झील, समझ गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? यह यू टर्न भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण बनता है। याद रख लीजिएगा, यूपीएससी 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? देखिए, इन नदियों में गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। महानदी की लंबाई है 851 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर और ताप्ती की लंबाई है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। तो इसको जो है अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में सजाना है। घटते क्रम में सजाना है मतलब सबसे पहले होगा गोदावरी, सबसे पहले गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी और फिर उसके बाद ताप्ती। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। 1465, 1312, 851 और 724। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है मतलब कौन सा एक गलत है? कौन सा एक सही नहीं है मतलब कौन सा एक गलत है? कौन सा एक गलत है? महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, सही है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिंघाबा पर्वत श्रेणी से निकलती है, सही बात है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, यह भी सही है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, नहीं। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में नहीं होता है, बल्कि कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है, हाँ सही है ये बात। तो इसमें गलत को ही चुनना था, गलत कौन है? आपको सी, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी 231 सी। नेक्स्ट, कयाल क्या है? कयाल केरल में स्थित लेगून है। कयाल क्या है? केरल में स्थित लेगून, लेगून है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। देखिए, केरल की अगर आप बात करेंगे तो केरल में कुछ नदियां ऐसी है जो पूर्व की ओर बहती है, कुछ नदियां ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है। जैसे केरल में भवानी, कवानी जैसी नदियां पूर्व की ओर बहती है, पेरियार जैसी नदियां पश्चिम की ओर बहती है। तो केरल में पूरब की ओर भी बहने वाली नदियां हैं और पश्चिम की ओर भी बहने वाली नदियां हैं। तो केरल में पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, गलत है ये। केरल में पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में प्रमुख नदी है भवानी, भवानी, कवानी, भवानी, कवानी, समझ गए? ये सब केरल में पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं, इसी वजह से ये गलत है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, गलत है ये। मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियों में आप याद कीजिए, नर्मदा को पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती को पश्चिम की ओर बहती है। तो ये भी जो है आपको क्या है? गलत है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और मध्य प्रदेश में जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं वह है आपको नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर ही बहती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? तो ना तो एक ना ही दो, कोई भी सही नहीं है।
खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, देखिए जो खारी नदी है यह बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। अब कहिएगा खारी नदी कैसे बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है, तो देखिए खारी नदी की अगर आप बात करेंगे तो जो खारी नदी है यह चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है और गंगा अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। इस बात को समझ पा रहे हैं आप? खारी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है, खारी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। कहिएगा कैसे, तो ऐसे खारी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, खारी नदी चंबल की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है और गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। इस रूप में हम यह कह सकते हैं कि खारी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। आगे कथन ए, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूरब की ओर बहने वाली नदी है। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूरब, नहीं गलत है ये, गलत है ये। देखिए काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में कर्नाटक राज्य में बहती है, कर्नाटक राज्य की नदी है और कर्नाटक राज्य की यह नदी पूरब की ओर नहीं बहती है बल्कि पश्चिम की ओर बहती है और यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल गिराती है अरब सागर में। यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल गिराती है अरब सागर में, अरब सागर में गिराती है, अरब सागर में गिराती है। समझ गए? तो इसी वजह से यह गलत है। आगे कारण आर, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है। हाँ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। हाँ है, सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है, आंसर डी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नगर और समीपवर्ती नदी, बेतुल, बेतुल नगर ताप्ती नदी पर है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर है। जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। उज्जैन मध्य प्रदेश में छिपरा नदी पर है। 4 1 2 3, 4 1 2 3। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए ये जो श्योक, स्पीति, जौस्कर, सतलज है ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं और सिंधु की सहायक नदियों में, इन नदियों में सबसे उत्तर में कौन है, सबसे उत्तर में कौन है, उसके दक्षिण में कौन है, उसके दक्षिण में कौन है और सबसे दक्षिण में कौन है। सिंधु की इन सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण में सजाना है। ऊपरी भाग उत्तर हो जाता है और नीचे वाला भाग आपको दक्षिण हो जाता है। तो सिंधु की सहायक नदियों में उत्तर से दक्षिण में नदियों के क्रम को सजाना है। तो सिंधु की सहायक नदियों में जो इन नदियों में सबसे उत्तर में है वह श्योक है, फिर उसके दक्षिण में जौस्कर है, फिर स्पीति है और फिर उसके दक्षिण में सतलज है। सबसे दक्षिण में सतलज है। तो उत्तर से दक्षिण में सिंधु की सहायक नदियों का जो क्रम है श्योक, जौस्कर, स्पीति और सतलज, श्योक, जौस्कर, स्पीति और सतलज। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जलप्रपात और नदी। कपिलधारा जलप्रपात गोदावरी नदी पर नहीं, कपिलधारा जलप्रपात गोदावरी नदी पर नहीं है बल्कि जो कपिलधारा जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, सही है ये। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, यह भी सही है। कौन सा सही है? केवल 2 और 3। गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। देखिए गंगा हो गया, यमुना हो गया, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सभी के सभी पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण है। और पूर्ववर्ती नदी उस नदी को कहा जाता है जो हिमालय के निर्माण के पूर्व से बहती है। तो गंगा नदी भी ऐसी नदी है जो हिमालय के निर्माण के पूर्व से बहती है, अर्थात गंगा नदी भी पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। 4000 मीटर से 6000 मीटर तक होती है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। हाँ,
देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। हाँ। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। हाँ। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जानी जाती है। नहीं, गलत है। देखिए ये गलत कैसे है, अगर आप शंकराचार्य की बात करेंगे तो शंकराचार्य ने केदारनाथ में कोई पीठ बनाया ही नहीं, तो सबसे बड़ा होने का सवाल ही पैदा नहीं होती। जब वहां पर पीठ है ही नहीं तो सबसे बड़ा छोटा होने का सवाल क्या है, कुछ भी नहीं है। समझ गए। तो जो है आपको शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में पीठ का निर्माण किया था, शंकराचार्य ने कर्नाटक के श्रृंगेरी में पीठ का निर्माण किया था, गुजरात के द्वारिका में पीठ का निर्माण किया था, ओडिशा के पुरी में पीठ का निर्माण किया था। केदारनाथ में पीठ का निर्माण शंकराचार्य ने किया ही नहीं था। केदारनाथ में पीठ था ही नहीं तो बड़ा और छोटा होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, अर्थात ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन कौन सही है, तो 1, 2 और 3। भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी गौमुख हिमानी से निकलती है, गौमुख हिमानी से। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, अलकनंदा नदी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। गोमती, कल बताए थे ना जी, बताए थे कल। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? मतलब गंगा की सहायक नदियों में कौन ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है? तो कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको गंगा मान लेते हैं, गंगा मान लेते हैं तो देखिए कोसी नदी, कोसी नदी की अगर आप बात करेंगे तो इस प्रकार से कोसी नदी बहती है, घाघरा नदी भी इस प्रकार से बहती है, गंडक नदी भी इस प्रकार से बहती है। तो ये उत्तर है और इधर आपको दक्षिण है, समझ गए, इधर आपको दक्षिण है। तो गंगा की सहायक नदियों में जो कोसी है वह उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, यानी दक्षिण की ओर बहती है। घाघरा भी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, गंडक भी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। लेकिन गंगा की सहायक नदियों में जो सोन नदी है, सोन नदी की अगर आप बात करेंगे तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, मतलब उत्तर की ओर बहती है, तो वह है आपको सोन। कौन है आपको? सोन। आंसर हो जाएगा सी। समझ पा रहे हैं इस बात? निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, थोड़ा सा मिस्टेक है, कौन सी नदी? गंगा में, गंगा में कर लीजिएगा, गंगा में। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से नहीं मिलती है, दायां बायां, बाएं से नहीं मिलती है। सोन, सोन, सोन जो है आपको कहां से मिलती है? दायां से, दायां तट पर मिलते हैं। यमुना और सोन जैसी नदियां गंगा में दायां तट पर मिलती है, बाद बाकी गोमती, घाघरा, कोसी ये सभी बाएं तट पर मिलती है। आंसर हो जाएगा डी, सोन। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो यमुना और सोन, यमुना और सोन, हाँ, यमुना और सोन के बीच जल विभाजक का काम करती है कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। यहां पे थोड़ा सा सुनिएगा, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न के आधार पर ही हम आपको बतला रहे हैं। इस प्रश्न का अर्थ क्या है जानते हैं? यमुना नदी के जल तंत्र को सोन नदी के जल तंत्र से अलग कौन करता है? यमुना नदी के जल तंत्र को सोन नदी के जल तंत्र से अलग कौन करता है? तो ये तो कैमूर की पहाड़ी करता है। लेकिन आप जानते हैं, हमने आपको बतलाया है कि भारत की नदियों को हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, प्रद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय की नदियां, प्रद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय की नदियां, ठीक है, हिमालय की नदियां। तो जो हिमालय की नदियां हैं और जो प्रद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इन दोनों के लिए जल विभाजक के तौर पर काम कौन करती है? मतलब हिमालय की नदियों को प्रद्वीपीय भारत की नदियों से अलग कौन करता है, या प्रद्वीपीय भारत की नदियों को हिमालय की नदियों से अलग कौन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी।
विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्य पर्वत श्रेणी जो है हिमालय की नदियों को प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से अलग करता है, या हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बीच में जल विभाजक के तौर पर काम विंध्याचल पर्वत श्रेणी करती है। इसके बाद अगला प्रश्न, अगली बात, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक के तौर पर काम कौन करती है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक के तौर पर काम करती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन करती है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। जैसे ये प्रश्न किसी परीक्षा का पूछा हुआ है, तो ये सब जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज पहले बताए थे, लिखाए हुए हैं, बताए हुए हैं। हाँ, तो याद रखिएगा ये किसी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन जो दो बात अभी हम आपको बताए हैं कि नर्मदा और सोन के बीच में जल विभाजक के तौर पर काम सतपुड़ा करती है, और हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बीच जल विभाजक के तौर पर काम करती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये दोनों अभी तक किसी कंपटीशन में नहीं पूछा है। क्वेश्चन आजकल डेप्थ में जा रहा है, पूछने की पूरी संभावना है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक। देखिए, इन नदियों में जिस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है वह है आपको सोन, और इन नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक होने का कारण यह है, एक तो सब गंगा की ही सहायक नदी है, लेकिन गंगा की सहायक नदियों में भी इन नदियों में लंबी जो है आपको सोन है, ज्यादा क्षेत्र ग्रहण सोन करता है। यही कारण है कि इन नदियों में सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र सोन नदी का है। मोरिबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? मोरिबन डेल्टा जो है बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? जोंक नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, यह महानदी बेसिन का हिस्सा है। जो जोंक नदी है यह महानदी बेसिन का हिस्सा है, महानदी बेसिन का हिस्सा है। इसके अलावा जो पुनपुन है, अजय है, जलांगी है, ये नदियां किसी न किसी रूप में गंगा नदी में ही जाकर मिलती है। तो ये सब गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है, लेकिन जोंक नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, बल्कि जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयोंगदुंग हिमनद से निकलती है, अर्थात सबसे पहले तिब्बत में बहती है। तिब्बत में बहने के बाद भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है, और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश के तट पर ही अपना जल गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है वह है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। यह आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र। रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी ये प्रश्न आया था, कल भी हम आपको ये बात बतलाए थे। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है, गलत है। तीस्ता का उद्गम अलग है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम अलग है। तीस्ता जो है सिक्किम के चोंग यूंग छो हिमनद से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयोंगदुंग हिमनद से निकलती है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। सही है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है? नहीं, तीस्ता नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से जाकर मिलती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गलत है ये, सही है केवल 2। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन अभी तुरंत बतलाए हैं, आंसर ए होगा। आगे अच्छा क्वेश्चन है। कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हाँ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। हाँ, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है, और इसका कारण यह है कि ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती है। यही कारण है कि ये दोनों नदियां जो है आपको अरब सागर में अपना जल गिराती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, व्याख्या भी सही है। नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अवस्थित है? जो नर्मदा घाटी है यह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। जो नर्मदा घाटी है
यह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। काफी अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। और ये प्रश्न जानते हैं, हमको लगता है भारतवर्ष के भीतर होने वाला कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं होगा जो इस प्रश्न को ना पूछा होगा। लगभग हर कंपटीशन इस प्रश्न को पूछा है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा। नर्मदा है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। आपको नर्मदा जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर गुजरती है। आगे कथन है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नहीं, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि नर्मदा अपने मुहाने पर एस्चुअरी का निर्माण करती है। एस्चुअरी का निर्माण करती है, कारण वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। हाँ, नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, यह बात सही है। तो आंसर हो जाएगा ए गलत है, परंतु आर सही है। कौन सी नदी रिप्त घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी या रिप्त घाटी से होकर बहती है। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। नर्मदा घाटी, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी का। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है नर्मदा, एस्चुअरी का निर्माण करती है। वही महानदी डेल्टा का निर्माण ओडिशा राज्य में करती है। गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण आंध्र प्रदेश राज्य में करती है। कावेरी नदी डेल्टा का निर्माण तमिलनाडु राज्य में करती है। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? संरचनात्मक मूल, यह लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती दोनों। इसका आंसर हो जाएगा सी और डी, दोनों। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है या जो डेल्टा नहीं बनाती है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, कावेरी नदी की अगर आप बात करेंगे तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, फिर कर्नाटक में बहने के बाद तमिलनाडु राज्य में बहती है। तमिलनाडु राज्य में बहती है। मूल तौर पर कावेरी नदी तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है, लेकिन कावेरी की कई सारी सहायक नदियां हैं जो केरल से निकलती है। कावेरी की कई सारी सहायक नदियां हैं जो केरल से निकलती है, तो इसलिए इसका अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र केरल को भी मान लिया जाता है। और अगर आप इसका अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र केरल को भी मान करके चलते हैं, और मान करके आपको चलना ही पड़ेगा, तो जो है कावेरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? महानदी एस्चुअरी नहीं बनाती है, बल्कि महानदी जो है आपको डेल्टा बनाती है। महानदी डेल्टा बनाती है, और महानदी डेल्टा बनाती है वह आपको ओडिशा राज्य में बनाती है। बाद बाकी जो नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, ये सब जो है आपको एस्चुअरी ही बनाती है। और ये सभी नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है। प्रायद्वीपीय भारत की ये ऐसी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, इसलिए ये सभी नदियां एस्चुअरी बनाती है। लेकिन महानदी प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है या डेल्टा बनाती है। हम आपको बतलाए हुए थे, प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है वह डेल्टा बनाती है, और प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती है वह एस्चुअरी बनाती है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी बनाती है? ताप्ती। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। बाद बाकी नर्मदा और ताप्ती तो डेल्टा बनाती ही नहीं है। गोदावरी आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन। और सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? गंगा नदी बेसिन। सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन, और दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी बेसिन।
और दूसरी बात, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन। ओवरऑल पूरे भारतवर्ष में दूसरा नदी बेसिन गोदावरी बेसिन है। ओवरऑल पूरे भारतवर्ष में दूसरा नदी बेसिन गोदावरी बेसिन है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी। आगे, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पंचधारा, इंद्रावती, भौहिला, पेन्नार। देखिए यहां पर भौहिला नहीं होगा, प्राणहिता होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, प्राणहिता होगा, इसमें सुधार कीजिए, थोड़ा सा सुधार कीजिए। कर लिए सुधार? हाँ। उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? देखिए इसमें जो इंद्रावती और प्राणहिता है, 2 और 3, इंद्रावती और प्राणहिता की अगर आप बात करेंगे तो ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। वंशधारा, पेन्नार गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। आंसर डी होगा, 2 और 3। नेक्स्ट, कौन सी नदी घाटी, गहरी, खड्डभूमि के लिए विख्यात है? इन नदियों में से गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है चंबल। कौन है? चंबल। चंबल जो है गहरी गहरी खाई का निर्माण जो है आपको चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। और चंबल में जो गहरी गहरी खाई है, खड्ड है, इसका कारण जो है आपको मृदा अपरदन भी है। मृदा अपरदन के जो 5 चरण होते हैं उसमें मृदा अपरदन का एक चरण होता है अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन के कारण भी गहरे गहरे खड्डे के निर्माण जो है चंबल नदी घाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है। समझ गए? दीजिए तो होमवर्क पूछते हैं। नहीं, बायोलॉजी केमिस्ट्री दीजिए, बायोलॉजी केमिस्ट्री। कल बोले थे लेकर के आइएगा। कहां तक हो गया? 6 तक हो गया। आज 8 शुरू हुआ है, शुरू होगा। और अभी तो बायोलॉजी का क्लास नहीं है। होमवर्क पूछेंगे अभी हम। बंद कीजिए सब। मोबाइल वाली खड़ा रहिए, आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए तब चल जाइएगा, ठीक है? अच्छा, मोबाइल फोन रिसीव करते हैं आप क्लास में? अच्छा, खड़ा होइए, खड़ा होइए, उधर उधर, हाँ खड़ा होइए। नहीं नहीं, इधर खड़ा होइए जल्दी। हाँ, सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था। सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था स्टैनले। बैठ जाइए महाराज, उधर उधर। नहीं नहीं, वो चेक शर्ट रेड, चेक शर्ट रेड। हाँ, है। मुर्गियों को होने वाला हैजा रोग का कारण क्या है? विषाणु है। बैठ जाइए महाराज, रिवीजन कीजिए। है टोपी वाला, खड़ा होइए। विषाणु क्या है? बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, कोशीय, अकोशीय? अकोशीय। चलिए चश्मा, खड़ा हो जाइए। एड्स मानव प्रति रक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, जो है। एड्स मानव प्रति रक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, जो है रिट्रो विषाणु। रिट्रो, हाँ रिट्रो विषाणु। ठीक तो है? सही तो है? आप बोले हैं? ठीक है, तब ठीक है। टोपी, खड़ा हो जाइए। हाँ,
फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा? पोलियो। खड़ा हो जाए। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु। किसका उपयोग होता है? जीवाणु। सिंड्रोम का अर्थ होता है क्या? लक्षणों का समूह। लक्षणों का समूह। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए। अरे आप ही को बोल रहे हैं, आगे वाली बैठिए। हाँ ठीक है। आप ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित होते हैं क्या क्या? नीलबटे सन्नाटा, लीबर बर्ट एवं मॉस। बैठ जाइए, चलिए। ए लड़की, ए खड़ा हो। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। कार्टिकोल्स। ठीक है, बैठ जाइए। ए खड़ा होइए। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। बैठ जाइए। पढ़ते उड़ते नहीं है जी आप लोग? जवाब का हम खड़ा होइए तो। साइकस के कोरेलाइड जड़ में क्या पाया जाता है? साइकस के कोरेलाइड जड़ में क्या पाया जाता है? एनाविना और नॉस्टक। एनाविना और नॉस्टक। बैठ जाइए। खड़ा होइए, खड़ा होइए। कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी। बैठ जाइए। चश्मा वाले उधर खड़ा होइए तो। उधर चश्मा पीछे। हाँ खड़ा होइए। हल्ला मत कीजिए। भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे? बेटुला की छाल से। बोले हैं आप? बोले हैं? बैठ जाइए। बोले हैं तो ठीक है। खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए। केंद्रक विहीन आरबीसी किसमें होते हैं? सरीसृप, पक्षी, एम्फीबिया, स्तनी। स्तनी में होते हैं। बैठ जाइए। पढ़ा लिखा कीजिए हो। खड़ा होइए। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? कटल फिश, डेविल फिश, सिल्वर फिश, हाइड्रोफिश। हाइड्रोफिश। पक्षियों की हड्डियां होती है कैसी? ठोस, मजबूत और ठोस। वातिल इनमें से कोई नहीं। वातिल। बैठ जाइए। पढ़ते लिखते ना, सम्मिलित रूप से बोलिए तो। अब एक बार, पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है किसमें? पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है किसमें? जठर रस में। लार किसके पाचन में सहायक? स्टार्च। पेप्सिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम। पेप्सिन क्या है? डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। लार ग्रंथि। जठर ग्रंथि पाई जाती है अमाशय में। लार की प्रकृति होती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए? 4। मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत सबसे कम होते हैं? केनाइन। केनाइन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। यकृत ना। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम? रेनिन ना। रेनिन। वसा का पाचन जिस अंग में पूर्ण होता है वह है छोटी आंत।
विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध और गाजर। प्रोटीन के विघटन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल। माल्टोस के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। क्या प्राप्त होता है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा? हेक्सले। डीएनए द्विहेलिक्स मॉड्यूल किसने दिया? वाटसन। और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? क्रिस्टी। क्या कहलाता है? महाराज क्या बोले आप लोग को हम? देखिए, जितना भी घंटा आपका क्लास लगता है, क्लास के अलावा ऐसा नहीं है कि आपको समय नहीं बचता होगा, एकदम से बचता है। ऐसा थोड़े है कि 24 घंटा हम क्लास लगवाते हैं, नहीं। 12 से 5, 10 से 12, तो कहां ज्यादा लग रहा है? 7 घंटा क्लास लग रहा है। 7 घंटा क्लास लग रहा, 7 घंटा नहीं लग रहा। 12 से 5 दिन में, 10 से 12, 7 घंटा लग रहा है। अब बाद बाकी 7 घंटा आप सोइएगा, 7 7 14। 10 घंटा में 2 घंटा इधर उधर कीजिएगा, अपना नित्य क्रियाक्रम जो भी है, खाना पीना, 2 से 3 घंटा, ठीक है। तो 7 7 14, 3 घंटा, 7 7 14 3 17, फिर भी 7 घंटा बच रहा है। 7 घंटा में क्या करते हैं? 7 घंटा रिवीजन करने के लिए सफिशियंट है। एक दिन में अगर 7 घंटा क्लास हुआ है ना, तो 7 घंटा के चीजों को अगर सेम डे में रिवीजन कीजिएगा तो 2 से 3 घंटा बहुत हो गया। अगर सेम डे में रिवीजन कीजिएगा तो 3 घंटा बहुत हो गया। अगले दिन रिवीजन कीजिएगा तब तो 7 घंटा लग जाएगा। सेम डे में रिवीजन करना चाहिए। जो जिस रोज पढ़ाया जाता है, जितना पढ़ाया जाता है, सेम डे में रिवीजन कीजिए, समझ गए? तो सब चीज तो आपको लेकर के चला ही जा रहा है। फिजिक्स होमवर्क में चला ही रहे हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी हो रहा है, इकोनॉमिक्स हो रहा है, सब चीज हो रहा है। अब जब आप लोग इतना नहीं पचा पा रहे हैं तो हम जो आगे देंगे उसको कैसे पचा पाइएगा? समझ गए? नहीं भी पचा पाइएगा, पचाना तो पड़ेगा जबरदस्ती, समझ गए? तो टाइम नहीं है, समय नहीं है, जिस वजह से जितना देंगे आपको जो है सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है, पढ़े हुए चीजों को रिवाइज करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़े हुए चीजों को रिवाइज करना है। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में, सिर्फ उसका रिवीजन करना है, सेट मारना है। अपना जो मार्केट में सेट आया वो सेट लेके मारना है, पढ़े हुए चीजों का रिवीजन करना है, बाद बाकी कुछ भी नहीं करना है। और जो होमवर्क देते हैं, होमवर्क करना है, समझ गए? सब चीज तो करिए रहे हैं, और क्या कीजिएगा आप। दीजिए होमवर्क बढ़ाते हैं। आगे केमिस्ट्री दीजिए, तो केमिस्ट्री का हाल देखते हैं आप लोग। केमिस्ट्री दीजिए, केमिस्ट्री दीजिए ना पहले। कल बोले थे हम पूछेंगे, कोई लेकर के नहीं आए। हाय, भेजिए ना। सम्मिलित रूप से ही जवाब दीजिए। तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? एंडर। प्रोटॉन पर आवेश डैश के बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। नहीं पढ़ते हैं आप लोग। परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? रदरफोर्ड ने। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है, कौन है? मेसॉन है, मेसॉन है। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? हुंड का नियम। हुंड का नियम कहलाता है। बताइए, 2 4 5 रोज पहले हुआ होगा, जवाब नहीं देते हैं आप लोग। पता नहीं क्या कीजिएगा आप लोग। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसमें? द्रव्यमान में। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
परमाणु का औसत आकार क्या होता है? हैं? परमाणु अभाज्य है, यह किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन ने। किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता? ऊर्ध्वपातन। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता? आयतन। क्या कहलाता है? पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या 5 ना जी, 5। स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है, क्या है? ठोस ना। ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप क्या रहता है? स्थिर रहता। बारूद क्या है? तत्व यौगिक मिश्रण। मिश्रण है ना। क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है विलेयता। क्या है? पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन ना। पढ़ा लिखा कीजिए महाराज, जो क्लास में होता है बार बार बोल रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए, आवाज बहुत कम आया है। दीजिए तो फिजिक्स है। हल्ला काहे कर रहे हैं आप लोग? हल्ला काहे कर रहे हैं? कल से करंट शुरू हो रहा है शाम में 5 से 7, 5 से 7, समझ गए? ऑनलाइन कर लीजिएगा। कितना चैप्टर हो चुका है? 7। फिजिक्स में 8वां चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें बहुत अधिक क्वेश्चन है, 123 क्वेश्चन है। देखिए फिजिक्स में जो अगला होमवर्क दे रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक, मतलब आधा कर लीजिएगा, ठीक है? आधा कर लीजिएगा चैप्टर नंबर 8 में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, यानी चैप्टर नंबर 8 में जो है आधा कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए जवाब दीजिए। लास्ट टाइम में पढ़ना ही पड़ेगा ज्यादा, दूसरा कोई उपाय थोड़े है, कोई उपाय नहीं है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रन न। अपकेंद्रन न। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अभिकेंद्री बल। वेग और त्वरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है किस गति में? वृत्तीय गति में। वृत्तीय गति में। आगे बताइएगा, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। आगे बताइएगा, वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री किसका अनुभव करता है? अपकेंद्रन बल का अनुभव करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है किस बल के कारण? अभिकेंद्रन बल के कारण। अभिकेंद्रन बल के कारण। एक साइकिल सवार एक मोड़ पर घूमते समय अंदर की ओर झुक जाता है, उसे अधिक अधिकेंद्र बल मिलता है। इसलिए बल और समय का जब तक बल कार्य करता है गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग। एक जेट इंजन कार्य करता है किस सिद्धांत? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। समझ गए? क्वेश्चन बैंक दीजिए तो दीजिए उसका। अरे दूसरे का है जी, जिसका है दीजिए। कहां से कहां तक था? 1 से 50 तक। चलिए अगला होमवर्क है, इसमें 51 से 100 और पेज नंबर 307 से पेज नंबर 307 से 318। क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 307 से 318, क्वेश्चन नंबर 51 से 100।
चलिए जवाब दीजिए तो बताइए। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? अपवर्तन न। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित? इंडियन ओपिनियन। आगे बताओ, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत? फाहियान न। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता? साइबर स्टॉकिंग। साइबर। विश्वतीय वर्षावन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सिल्वास न। कच्चे खाने वाले पदार्थों को धोना चाहिए? NaOH से। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? 91वां संविधान संशोधन। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई। अम्लीय वर्षा एसो कोटोपेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में? इक्वेडोर में है। किम्बरले हीरा खनन केंद्र दक्षिण अफ्रीका में है। तसोकर वेटलैंड भारत के किस क्षेत्र में? लद्दाख में। लाखबक्स के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। इससे आगे 5-10 मिनट वेट कीजिए। आगे बिट्टू सर आ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। हैं? कल क्या? इतिहास होगा। ठीक है। टेलीग्राम पे सूचना देख लीजिएगा। ठीक है। कल क्लास आपका 12 बजे से है। 12 से 5 तो चलिए रहा है। हाँ, इतिहास में मॉडर्न शुरू करेंगे कल से। PDF मिल जाएगा। इतिहास में मॉडर्न शुरू करेंगे, हो सकता है हाँ सेम टाइम में। अरे कल से जो है ना, आज देखिए मेरा सिलेबस जो है करेंट को छोड़ करके मेरा सिलेबस तीनों बैच में आज खत्म हो रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों बैच में करेंट को छोड़ करके सिलेबस खत्म हो रहा है। तो अभी तक जो है आपके विषय में हम नहीं सोच रहे थे। बिट्टू सर का सिलेबस तीनों बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत पहले खत्म हो गया था, तो इसलिए बिट्टू सर का क्लास पहले आपके बैच में लगा दिए हैं। अब आज के बाद से हम आप ही के विषय में सोचेंगे, समझ गए? तो आज के बाद से जो भी टाइम मेरे पास होगा सारा टाइम आप ही को देंगे आज के बाद से। लेकिन ठीक है, आज के बाद से। अरे अभी जितना हो रहा है उतना महाराज आप पचा पा रहे हैं? पचा लेते हैं? बचिए जाता है तो हम देंगे तो कैसे पचाइएगा फिर? आए, कोशिश तो करना ही होगा। आज के बाद से आप ही के बैच के विषय में हमको सोचना है, समझ गए? चलिए 5 मिनट बाद बिट्टू सर से मुलाकात होगा। बायोलॉजी पढ़िए महाराज, पचाइए। देखिए हम शुरू से बोल रहे हैं इस बैच में, आप कुछ भी इधर उधर मत कीजिए। जो हम या बिट्टू झा सर आपको क्लास में देते हैं उतना आप पचाइए, जो होमवर्क देते हैं उतना कीजिए, बस रिवीजन कीजिए और कुछ भी मत कीजिए। चलिए ठीक है।